Hello everyone, this is Sunil Juni physicist and welcome back at my YouTube channel TMBB Physics Classes। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका कल ही HRD मिनिस्ट्री ने प्रेस नोट जारी किया है और विषय क्या है? द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020। तो इसमें कुछ मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं, मेजर बदलाव किए गए हैं। आपकी स्कूली शिक्षा हो चाहे फिर वो कॉलेज शिक्षा हो, तो उनमें कौन कौन से मेजर जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनको हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हमारे साथ अपने यूट्यूब स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर जोर सिंह सोलंकी, ठीक है। तो स्वागत है मिस्टर जोर सिंह सोलंकी जी आपका। तो चलिए दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें अपन सबसे पहले देखने जा रहे हैं स्कूली शिक्षा में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं यानी बदलाव हुए हैं, ठीक है। तो अपन पहले पॉइंट लेंगे, हर एक पॉइंट का अपन एक्सप्लेनेशन विस्तार से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि जो 10+2 सिस्टम था, जो पहले चलता था 10+2 सिस्टम, वो अब चेंज हो गया है 5+3+3+4 सिस्टम में। तो यहां हम देखेंगे कि यहां पर जो नया जो सिस्टम है उसमें जो 5 है, तो जोर सिंह जी यहां पर जो 5 सिस्टम है उस 5 सिस्टम से क्या तात्पर्य है? धन्यवाद सुनील जी। जो ये 10+2 वाला जो सिस्टम है वो अब चेंज होके 5+3+3+4 में कन्वर्ट हो गया है। बिल्कुल। जो सबसे पहले मैं सुनील जी आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो ये चेंज करने का जो सरकार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो पहले 10+2 सिस्टम तो 34 साल से जो हमारी शिक्षा प्रणाली में चली आ रही है, बिल्कुल, उसमें क्या था, पहले जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो एक सैद्धांतिक विषय पर आधारित शिक्षा थी। जो अब चेंज होके गवर्नमेंट इसको चेंज करके और इसको व्यावहारिक शिक्षा पे आधारित करना चाह रही है। और इस व्यावहारिक शिक्षा में जो 10+2 वाले में जो फॉर्मेट चेंज करके वो 5+3+3+4 में जो लेके आ रही है, उसमें जो इनिशियली जो शुरू वाले जो 5 साल है, उस इनिशियली शुरू वाले 5 साल में जिसको हम बोल सकते हैं फाउंडेशन स्टेज, बिल्कुल, ये स्कूली शिक्षा में बच्चे का एक तरह से फाउंडेशन स्टेज होगा। और इस फाउंडेशन स्टेज में ऐसा होने वाला है, जो शुरू के जो 5 साल हैं उनमें इनको दो भागों में बांट दिया गया है। 5 साल को भी +3+2 में बांट दिया गया है। और जो शुरू के 5 साल में जो शुरू वाले जो 3 साल हैं, उन शुरू वाले 3 साल को बोलते हैं जैसे प्री प्राइमरी लेवल, जो पहले हमारे यहाँ कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो जिसे हम LKG और UKG 2 साल की मानी जाती थी, उसको अब चेंज करके प्री प्राइमरी लेवल 3 साल की कर दी गई है। और प्री प्राइमरी लेवल के बाद में हो जाएगा फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। और फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास अब क्या है, गवर्नमेंट का इसके पीछे एक उद्देश्य रहा है कि आजकल क्या है, बच्चों के हम देख रहे हैं कि स्कूली शिक्षा में जो बैग का बोझ है बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो उस बैग के बोझ को कम करने के लिए इसके पीछे ये जो शिक्षा नीति में जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो है। तो कहने का मतलब है, सर ने ये बोला है कि यहाँ पर जो 5+3+3+4 जो सिस्टम था उसका जो पहला 5 है, वो जो पहला 5 है यानी पहले 5 जो साल है शिक्षा के, जहाँ से बच्चा एजुकेशन स्टार्ट करता है, स्कूल में जाना सीखता है, वो पहले 5 साल है, उनको भी 2 भागों में बांटा गया। पहले 3 और फिर 2। पहले जो 3 है उनमें उन्होंने बताया प्री प्राइमरी बोला उनको, ठीक है, जिसको अपन LKG UKG बोला करते थे। और जो अगले 2 है उनको फर्स्ट एंड सेकंड क्लास बोला गया है। और साथ ही साथ सर ने बताया है कि इनमें जो किताबी बोझ था, बस्ते का जो बोझ था वो कम कर दिया गया है और इनमें अदर करिकुलम एक्टिविटीज को जोड़ा गया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि 5 के बाद में जो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, वो 3 क्या है? तो सर आप बताइए, जो अगला 3 है उसमें क्या है? अगले 3 में क्या है सुनील जी, उसमें 3rd क्लास 4th क्लास एंड 5th क्लास इसका सेशन स्टार्ट होगा। और इस सेशन में टारगेट क्या रहेगा स्कूली शिक्षा में, कि इसके अंदर जो भविष्य के लिए जो तैयार किया जाएगा वो बच्चों को एक तरह से उनका परिचय किया जाएगा। जैसे कि विज्ञान विषय है, गणित विषय है, सामाजिक विज्ञान विषय, जो भौतिक विषय है जिसके बारे में हम जो भौतिक जानकारी लेते हैं हमेशा, उसके बारे में, भौतिक परिवेश के बारे में जितनी भी जानकारी है उससे संबंधित जो विषय है, जैसे कि जिसे हम बोल सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ का जो बेसिक कंसेप्ट है, उनके बारे में परिचय कराया जाएगा बच्चों का। अच्छा। तो देखो, जो आगे का 3 है, 3 में अपने 3 क्लास आ जाएगी आपके पास, जिसे फर्स्ट सेकंड तो हो चुकी है, तो अब बचेगा आपके 3rd 4th और 5th। तो ये यहाँ तक 5 क्लासें हो जाएगी। इनमें आपके पास बेसिक, आपके पास ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट वगैरह जोड़ देंगे। जो बच्चा सामने देखता है, अपने व्यवहार में देखना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखता है, उससे जो सीखता है वो चीज़ें इसमें जोड़ दी जाएगी। फिर आगे और 3 है, तो जोर सिंह जी आगे और 3 क्या है उससे बताइए हमें। सुनील जी, वो आगे जो 3 है वो है 6th क्लास 7th क्लास एंड 8th क्लास। बिल्कुल। इस 6th 7th और 8th क्लास में क्या करेगा, NCERT एक फिक्स
अपना एक परफॉर्मा लेके आ रही है। उसके मुताबिक जो ये बेसिक जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है उनके आधार पे जो हल्का सा परिचय से आगे थोड़ा जिसे हम बोल सकते हैं मिडिल स्टेज के ऊपर इसके बारे में अध्ययन कराया जाएगा बच्चों को। हाँ, तो आगे का जो 3 है उसका भी आपने सर ने बता दिया है कि आगे मिडिल स्टेज बोलेंगे उसको, और उसमें थोड़ा बहुत आपको और सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाएगा। और देखो जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो अब खत्म हो चुकी है, अब नए आपके पास व्यवहारिक शिक्षा आ गई है। सैद्धांतिक शिक्षा नहीं कि भाई आपको बस नंबर लाना है, पास होना है। अब हर एक चीज़ व्यवहार सीखा गया बच्चा बचपन से ही उसके स्किल डेवलप होंगे कि जिस स्किल में उसका इंटरेस्ट है उसी में उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत कहीं ना कहीं अपने देश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो जोर सिंह जी, अब जो लास्ट में आपके 4 बचा है, जैसे अपन ने पढ़ लिया, देखो आपने देख लिया था 5 3 तो देख लिया, अब लास्ट में बच रहा है 4। तो 4 यहां पर क्या है, इससे क्या तात्पर्य है? सुनील जी, जो ये 9 से लेके जो 12th वाला जो ये स्टेज है, इसमें क्या है, इसके अंदर 9 से 12th में बच्चों में एक किसी विषय के प्रति गहरी सोच विकसित की जाएगी। अच्छा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति। अच्छा। और इस गहरी सोच के विकसित करने के पीछे उद्देश्य है बच्चों के मानसिक विचारों, मतलब उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाना। और यही इस मतलब 9 से जो 12th की जो ये स्टेज है इसका मेन मकसद है। तो चलो, जोर सिंह जी ने बताया है कि जो 10+2 पहले सिस्टम चलता था वो अब आपके पास 5+3+3+4 में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके बारे में विस्तार से अपन ने चर्चा कर ली है कि ये सिस्टम क्यों लागू किया गया है और उसमें क्या होगा। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि 9 से लेकर जो 12 तक है वहां आपके पास सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। ध्यान रखना, वापस सुनना, 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम किया गया है लागू। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया सरकार का। तो इसके बारे में जोर सिंह जी आपकी क्या राय है? जी, ये वास्तव में ये जो 9 से लेकर 12 के बीच में जो ये सेमेस्टर जो सिस्टम लागू किया गया है, ये एक अच्छा रिफॉर्म साबित होगा फ्यूचर में बच्चों के लिए। तो ये सिस्टम जो लागू किया गया, ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? ये आपके पास जो लास्ट पहले अपने नीति में चल रहा था, जो एनुअल सिस्टम था, जिसमें केवल बच्चे को एक बार साल में अपना जो मेन वार्षिक एग्जाम देना पड़ता था और वही आपका मार्क्स डिसाइड करता था, तो वो सिस्टम भी तो सही था। इसमें ये सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई, ये प्लीज़ आप बताएंगे। सुनील जी, इसमें ऐसा है कि जो पहले जो एनुअली एग्ज़ाम लगते थे उसमें क्या है, कई बच्चे ऐसे होते थे जो पूरे साल में जैसे पढ़ाई नहीं करते थे, 10 महीने का जो सेशन चलता था उसमें लास्ट में 1 या 2 महीने पढ़ के और अच्छे मार्क्स लाके और आराम से सेकंड क्लास या अपने नेक्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि वो बच्चे अभी तो वास्तव में क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में उनके लिए जो ये जो सिस्टम चल रहा है वो उनके लिए घातक सिद्ध होने वाला है। तो कहने का मतलब ये था कि ये बच्चे रट के लास्ट में कैसे भी नंबर ले आते थे, और वास्तव में अभी जो चल रहा है सिस्टम वो नंबर लाने का ही है, आप परसेंटेज का ही खेल बन रहा है। तो ये अब कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है कि अब क्या होगा कि बच्चे को पूरी साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जोर सिंह जी और इसको थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्या है, 9 से 12 तक जो सेमेस्टर सिस्टम ये होगा, इसमें बच्चे को पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। अब पहले जैसे 1 या 2 महीने पढ़ के वो अच्छे मार्क्स ला के नेक्स्ट एग्जाम या फिर नेक्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई कर पाता था, लेकिन अब बच्चे को पूरी 10 के 10 महीने पढ़ना पड़ेगा। और उसका मेन टारगेट अब मार्क्स लाना नहीं, उसका मेन टारगेट रहेगा अपने स्किल को डेवलप करना। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अब नेक्स्ट पॉइंट के अपन और जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि जो फाइनल मार्कशीट बनेगी आपकी कोई भी एग्जाम की, तो उसमें जो आपके फाइनल जो मार्क्स होंगे वो आपके 360 असेसमेंट से निर्धारित होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप। देखो, ये जो 360 डिग्री जो असेसमेंट आया है, ये वास्तव में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है स्कूली शिक्षा में। अच्छा। इसके पीछे ये सरकार का ये उद्देश्य है कि जो बच्चे आजकल रट्टू तोता बन के, हाँ जी, कुल मिला के फाइनल एग्जाम में नंबर लेके आ जाना और अगली कक्षा में प्रवेश ले लेना, उसको मतलब जो ये ख़त्म करने वाले हैं। इसमें क्या है, 360 डिग्री जो असेसमेंट में, उसमें केवल जो बच्चों का जो मूल्यांकन वार्षिक आधार पे होता था, उसका केवल और केवल उसके जो प्रतिशत और उसके जो एग्जाम के जो पेपर्स है उसके आधार पर नहीं होने वाला। अब जो मूल्यांकन होने वाला है 360 डिग्री असेसमेंट के आधार, उसमें बच्चे की व्यवहारिक शिक्षा को देखा जाएगा। बच्चे के मार्क्स देने वाला जो सिस्टम है वो केवल और केवल इस पर आधारित नहीं होगा कि आप एग्जाम में कितने नंबर लेके आ रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को उसके जो साथ वाले जो कलीग है, जो उसके क्लासमेट्स है, जो स्कूल के जो उसके अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स है, वो भी उसके अपने व्यवहार पे, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी है, उसके आधार पर भी उसको नंबर मिलेंगे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब केवल आपके नंबर, आपके पेपर
नहीं डिसाइड कर पाएंगे। अब आपको पूरा आपका व्यवहार चेंज करना पड़ेगा कि बच्चा अपने टीचर से कैसा बिहेव कर रहा है, अपने कलीग्स कैसा बिहेव कर रहा है, अपने क्लासमेट से कैसा बिहेव कर रहा है, और अदर एक्टिविटीज में कहाँ भाग ले रहा है, उनमें उसका कैसा परफॉर्म है। उन सब के आधार पर अब 360 डिग्री का मतलब हो गया कि आपको आपके चारों तरफ के वातावरण से आपको आपका मार्क्स डिसाइड होगा। जी जी, बहुत अच्छा। ये तो एक जोर सिंह जी, मैंने ये भी सुना है कि जो आरटी के तहत थे वो जो पूर्ण स्कूल शिक्षा में लागू हो गया आरटी का, ये इसके बारे में क्या राय है? जी, अभी उसके बारे में अभी हम पूरा स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। वैसे सुनने में आया है जो आरटी पहले से जो प्राइमरी से अपर प्राइमरी लेवल तक जो राइट टू एजुकेशन वाला जो 25% का जो कोटा है वो निर्धारित कर दिया जाता था, जो अब बढ़ा के 12th क्लास तक किया जा रहा है, लेकिन अभी इसके बारे में हम पूरा स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। अच्छा, तो अभी इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो जोर सिंह जी, ये जो 11th और 12th में जो स्ट्रीम सिस्टम था जिसमें अपन आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स चूज करते थे, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहा है क्या? जी सुनील जी, इसमें ऐसा है, जो ये शुरू से जो स्ट्रीम सिस्टम जो 10 के बाद में 11, 12 में हम लेते हैं, जैसे कि जनरली ये कॉमर्स है, आर्ट्स है या फिर साइंस है, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। इसके लिए जो NCERT है वो एक ढांचा विकसित करने जा रही है, जिस ढांचे के तहत ये स्ट्रीम वाला सिस्टम ख़त्म करके एक जो स्टूडेंट है, जैसे कि वो पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अलावा जैसे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था, तो इसमें क्या है, जो स्ट्रीम सिस्टम को जब ख़त्म करेंगे तो इसमें एक ढांचा तैयार किया जाएगा NCERT के थ्रू, और NCERT उस ढांचे में जो कोर रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है उनको ऐड कर देगी। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो चाहे कि मैं फिजिक्स के साथ एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाहूँ तो वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ सकता है। जैसे कि वो चाहे कि नहीं, मैं फिजिक्स के साथ ज्योग्राफी पढ़ना चाहूँ तो ज्योग्राफी पढ़ सकता है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो फिजिक्स और ज्योग्राफी दोनों एक दूसरे से कोरिलेवेंट सब्जेक्ट है। तो क्योंकि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो आर्ट का है, लेकिन जो फिजिक्स है जो साइंस का है। लो, इससे पहले क्या है, जो फिजिक्स वाले हैं वो कभी ज्योग्राफी को नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन अब जो ये स्ट्रीम सिस्टम है इसको ख़त्म करने के बाद हम देखेंगे जो साइंस वाले हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आर्ट्स वाले हैं वो साइंस वाले पढ़ सकते हैं। कुल मिला के इसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों के अंदर सब्जेक्ट है, जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है या फिर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, इन दोनों को कोरिलेवेंट करके और पढ़ाने का जो मेन मकसद वही है इस NCERT का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब होगा बच्चे का सर्वांगीण विकास, हर चीज़, हर सब्जेक्ट पढ़ पाएगा वो। ठीक। एक जोर सिंह जी, ये जो मातृभाषा को बढ़ावा देने का भी कुछ चेंजेस किया गया है इसमें, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में जैसे इस जो नई शिक्षा नीति है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि पहले जैसे CBSE बोर्ड में कोई लड़का या कोई बच्चा 1st स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ता था तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज आनी जरूरी थी। अच्छा। मतलब उसका जो टेस्ट, वो पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते थे, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा। मातृभाषा में ये है कि बच्चे को 5th क्लास तक जो उसकी मदर टंग है, जिस भाषा में वो पढ़ना चाहिए, उस भाषा में वो पढ़ सकता है। इसके लिए ये बाध्यता खत्म कर दी गई है कि आपको इंग्लिश भाषा में ही आपके एग्जाम देने होंगे। हाँ जी, ये बड़ा फैसला है, CBSE के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फैसला साबित होगा कि CBSE में क्या होता था कि 5th तक भी उनको इंग्लिश मीडियम ही प्रेफर करनी होती, चाहे राजस्थान में हो, चाहे और कोई दूसरे स्टेट में हो। तो अब उनको मातृभाषा में या उनकी वहाँ की स्थानीय भाषा में भी पेपर देने की या पढ़ने की इजाज़त मिली है। ठीक है। एक जोर सिंह जी, मैंने और सुना है कि ये जो कंप्यूटर कोडिंग भी क्या स्टार्ट की गई है स्कूल लेवल में? इसमें जो स्पेशली कोई कंप्यूटर कोडिंग के लिए नहीं है, इसमें ऐसा है जो 5+3+3+4 वाला है, उसमें जो सेकंड लास्ट जो 3 है, 6 से लेके जो 8th वाला जो स्टैंडर्ड है, इसमें ये है, इसमें बच्चे को जो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे कि हम मान के लेके चलते हैं, जैसे कि किसी लड़के को या फिर बच्चे को उसे ऐसा लगे कि भाई मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर कोडिंग में है, या फिर वो जैसे पेंटिंग्स करना चाहता है, तो उसके लिए उसे इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, आप जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे को इंटरेस्ट है, भाई मैं पेंटिंग करना चाहूँ, तो उसको पेंटर के पास भेजा जाएगा और वो आराम से 3-4 महीने 5 महीने स्कूल के द्वारा उसको अथॉरिटी दी जाएगी और वो जाके वहाँ से पेंटिंग्स आराम से इंटर्नशिप के थ्रू सीख सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है सरकार का कि इसमें क्या होगा, वोकेशनल उसको एक्टिविटीज़ होगी, कि कहने का मतलब उसको शिक्षा है, जो पेशेवर शिक्षा मिलेगी कि वो खुद कहीं पर भी अपने स्किल को डेवलप करने के लिए जा सकता है। तो जोर सिंह जी, यहाँ पर जो सरकार ने कोडिंग सिस्टम स्टार्ट किया, कंप्यूटर कोडिंग, तो इसका सरकार का क्या उद्देश्य है? सुनील जी, जो इसका उद्देश्य है वो उद्देश्य है जो बच्चों के अंदर जो ये शिक्षा प्रणाली जो अभी तक आज तक जो 34 साल से चली आ रही है, जो किताबी शिक्षा प्रणाली जिसे हम बोल सकते हैं, उसको बदल कर जो भारत सरकार है वो बच्चों में एक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी सिस्टम स्टार्ट करना। जी, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना ही इस जो नई शिक्षा प्रणाली है इसका मुख्य उद्देश्य है।
तो चलिए अब हम रू करते हैं कॉलेज प्रणाली में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनके बारे में। तो कॉलेज प्रणाली में जो बड़े बदलाव हुए हैं उनमें से पहला बदलाव आपके पास ये हुआ है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसमें जो कट ऑफ का सिस्टम था उसमें एक सीएटी सिस्टम भी लागू हो चुका है। तो यहाँ पर जोर सिंह हमारे दर्शकों को बताइए कि सीएटी सिस्टम क्या है। सुनील जी, सीएटी सिस्टम ऐसा है जैसे कि कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट 12th के बाद में कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है तो उसको कट ऑफ के थ्रू एडमिशन मिलता था कि भाई टॉप 75% कट ऑफ जा रही है, 76% कट ऑफ जा रही है, तो उसके आधार पे उसको कॉलेज के अंदर दाखिला होता था। अब वो यदि बाई चांस या किसी निजी कारणों की वजह से उसके जैसे परसेंटेज कट ऑफ में नहीं आ रहे तो इसके लिए उसको एक मौका और दिया जाएगा, वो है सीएटी, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू आपके लिए एक जो एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और उसके थ्रू आप सीएटी के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब परसेंटेज से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी परसेंटेज कम बने ज़्यादा बने, आपको स्किल आपकी होनी चाहिए, आपका टैलेंट बरकरार रहना चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर आपका परसेंटेज कम बन गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमारी किसी कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा। आप एक सीएटी एग्ज़ाम और लगेगा, उसके थ्रू भी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपके पास जो ग्रेजुएशन है उसमें जो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट जो सिस्टम है वो क्या है, उसको समझाइए प्लीज़। सुनील जी, जो ये मल्टी एंट्री और जो मल्टी एग्जिट सिस्टम है वो एक बेहतरीन साबित होने वाला है ग्रेजुएशन वालों बंदों के लिए या ग्रेजुएशन वालों लड़कों के लिए। उसमें ऐसा है कि जो पहले जो शिक्षा प्रणाली में ग्रेजुएशन में ऐसा था फिक्स 3 या 4 साल के लिए एक डिग्री दी जाती थी कि भाई आप यदि नॉर्मल यदि कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो, तो आपको 3 साल में डिग्री हो जाती थी। और यदि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो तो इसमें आपकी 4 साल की डिग्री हो जाती थी। लेकिन अब इन कोर्सों को चेंज करके जैसे कि 3 से 4 साल को हटा के इसमें पूरे सिस्टम को 4 स्टेज में या 4 साल में बांट दिया गया है। अच्छा। इसमें यह है, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर करके किसी अपने कारणों की वजह से वो ड्रॉप आउट हो गया है। अच्छा। तो यदि 3 या 4 साल बाद वापस एडमिशन लेना चाहे तो वो सिस्टम से आउट हो जाता था। अच्छा, अब वो सिस्टम से आउट नहीं होगा। इसके लिए गवर्नमेंट एक नया रिफॉर्म्स लेके आई है। वो रिफॉर्म्स ये है कि इसमें शुरू के 4 साल है, उसमें यदि कोई लड़का या कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर करके यदि आउट हो जाता है तो उसको इसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि वो सेकेंड ईयर करके आउट हो जाता है तो उसको इसमें डिप्लोमा दिया जाएगा। जी बिल्कुल। यदि वो 3rd ईयर करके फिर आउट हो जाता है तो उसको डिग्री दी जाएगी। इसके साथ ही यदि वो 4th ईयर और कंप्लीट करके फिर आउट होता है तो उसको रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला। तो इन्होंने बताया है कि जो कॉलेज शिक्षा है उसमें भी बहुत चेंजेस आए हैं। इन्होंने बताया है कि आपके पास अब फर्स्ट ईयर अगर आपने क्लियर की है और अगर आप किसी कारणवश छोड़ रहे हो, है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको वापस आओ तो आप वापस फर्स्ट ईयर करनी पड़ेगी, वो आपके क्रेडिट में जुड़ जाएगी, ठीक है, और उसके लिए आपको अलग अलग डिग्रियाँ मिलेगी, वो आपकी कैटेगरी के अनुसार हो जाएगा। तो जोर सिंह जी, मैंने सुना है कल से भी सुर्खियों में है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये क्या है आपके पास, ये सिस्टम क्या है? जी सुनील जी, ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऐसा है, इसमें जैसे ही कोई विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन लेगा तो उसके साथ ही इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से उसका एक कॉलेज में अकाउंट बन जाएगा। अच्छा। और इस अकाउंट के माध्यम से वो विद्यार्थी एक साथ 2 कोर्स में एडमिशन ले सकता है। अच्छा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जैसे कि किसी कॉलेज से एक विद्यार्थी का बीए चल रहा है और वो इसके साथ साथ चाहे कि मैं आईटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू में कुछ डिप्लोमा भी करना चाहूँ। अच्छा। तो वो इसके साथ कर सकता है। इसके लिए क्या है, जो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो उसका अकाउंट है उसमें जो आईटी के मार्क्स है, जैसे उसने फर्स्ट ईयर कर ली तो वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स है उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ऐड कर दी जाएगी। और जैसे ही वो फाइनल बीए की मार्कशीट कंप्लीट करके कॉलेज से पास आउट होता है तो जैसे या तो उसने ये आईटी कंप्लीट की है या उसने उसकी आईटी नॉन कंप्लीट है, तो जो इसकी फाइनल मार्कशीट है उसमें उसके जो आईटी के मार्क्स है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो चाहे वो सेकंड ईयर के हो, वो भी ऐड करके उसके एक तरह से उसे प्रोफेशनल डिग्री दी जाएगी। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप डिग्री कर रहे हो, वो आपकी खारिज नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी। भले आपने 1 साल ही डिग्री की क्यों नहीं की हो, वो मार्क्स उनके इंक्लूड हो जाएगा, वो क्रेडिट स्कोर उनका इंक्लूड हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है। और अब एक जोर सिंह जी और सुना कि जो हायर एजुकेशन है उसमें ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, इसमें ऐसा है, जो हायर एजुकेशन में जैसे कोई IITs है, IIMs है, जो कोई प्रोफेशनल हाई लेवल के जो कोर्सेज हैं उनमें ह्यूमैनिटीज़ को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ह्यूमैनिटीज़ में क्या है, ह्यूमैनिटीज़ में जैसे कि कोई सब्जेक्ट है, जैसे कोई दर्शन शास्त्र है, जैसे हिस्ट्री है, जैसे ज्योग्राफी है,
जैसे और भी कुछ अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी साथ साथ इन जैसे IIT में पढ़ाया जाएगी, ताकि मतलब एक विद्यार्थी को अपने स्किल के साथ साथ भारतीय संस्कृति, भारत की जो विरासत है, क्षेत्रीय भाषा है, उनका भी अच्छी जानकारी मिल सके, समाज है उन सब समाज के बारे में अच्छी जानकारी। कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक इंसान अब एक समाज से भी जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो एक मान ले बीटेक बन गया तो वो उसका या साइंटिस्ट बन गया तो उसका समाज से नाता ही टूट गया। ऐसा नहीं कि वो समाज में भी रहना सीख जाएगा। कहने का मतलब उसको एक ह्यूमैनिटी की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया सब आपके कॉलेज सिस्टम के बारे में। अब अपन चलते हैं शिक्षकों के लिए कि शिक्षकों के लिए क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। तो जोर सिंह जी, शिक्षकों के लिए अपने सुना है कि जो गैर शैक्षणिक कार्य है वहाँ से उनकी ड्यूटी खत्म की गई है। नहीं सुनील जी, इसमें ऐसा है, गैर शैक्षणिक कार्यों में वैसे हल्की फुल्की जो शिक्षकों की ड्यूटी वो लगाई जाएगी। अच्छा, जैसे कि पहले क्या है कि पहले जो शिक्षक है उनको जैसे कि सेंसस जनगणना में भी ड्यूटी लगाई जाती थी। अच्छा। कोई सैंपल सर्वे लेने होते हैं उसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। अब वो ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, अब केवल और केवल उनकी ड्यूटी चुनावी कार्यों में लगाई जाएगी। चुनावी कार्यों के अलावा केवल और केवल शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य ही करने होंगे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जितने भी गवर्नमेंट जो शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी कार्यों में लग जाएगी। इसके अलावा आपके पास गैर शैक्षणिक कार्यों में कहीं पर भी उनको नहीं लगाया जाएगा, केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही उनकी ड्यूटी रहेगी। ठीक है, और एक जोर सिंह जी अपन ने और सुना है कि जो शिक्षकों की भर्ती होगी, नए शिक्षकों की भर्ती, तो स्किल टेस्ट और जो इंटरव्यू है क्या वो शामिल किया गया है? जी, इसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा जारी भी है। वैसे कल शाम को जो प्रेस नोट HRD मिनिस्ट्री द्वारा जारी हुआ है उसके बारे में ये बिल अभी पार्लियामेंट में हायर एजुकेशन बिल के नाम से भी पार्लियामेंट में आने वाला है। ये अभी 2020-21 जो अगला वाला आने वाला जो सेशन है, ये इसके आने तक ये शायद संभावना है उसमें जारी कर दिया जाएगा। और ये पास होने के बाद में ये तय होगा, बिल पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद में तय किया जाएगा कि ये जो ये RT ही है, ये जो ये शैक्षणिक जो गैर शैक्षणिक वाले जो ये कार्य है और ये जो शिक्षकों का जो इंटरव्यू या फिर स्किल डेवलपमेंट वाला या फिर स्किल टेस्ट, वो भी एग्ज़ाम की जो भर्ती है शिक्षकों की उसमें लेने की जो सोच रहे हैं, वो उसके बारे में भी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। अच्छा, जो लास्ट का जो मैंने पॉइंट बोला उसका भी स्पष्टीकरण नहीं है। काफ़ी जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपके पास व्हाट्सएप वगैरह पर आएंगे भी, तो उनका भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ। जब तक स्पष्टीकरण नहीं होता है तब तक हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ओके जोर सिंह जी, अभी जो BEd के बारे में भी कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं तो वो क्या है, बच्चों को बताइए जरा। BEd में सुनील जी ऐसा है, BEd में ऐसा करने जा रहे हैं कि अभी तक जो 34 साल तक या फिर देखे जाए तो पिछले 20 या 25 साल तक BEd के लिए स्पेशल कॉलेज होती थी। अच्छा। और BEd के लिए एक टेस्ट, जैसे कि राजस्थान के लिए देखा जाए तो PTET का टेस्ट लगता था। जी बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं लगेगा, ना कोई स्पेशल इनकी कॉलेजेस होगी। इसके लिए आप जो चाहो जिस चाहो वो उस कॉलेज से आप BEd कर सकते हो। और हर कॉलेज को अथॉरिटी दी जाएगी कि वो अपने विद्यार्थियों को BEd की मान्यता डिग्री दे सके या फिर BEd की रेगुलर डिग्री भी दे सके। अच्छा, बहुत ये तो बहुत अच्छा चेंजेस हैं। अच्छा जोर सिंह जी, ये जो कल से जो अपने या जो अभी चर्चा जितनी भी की है, तो ये इनकी ये जो नीति कब से लागू होने वाली है? ये जो अभी नीति है इसके बारे में हम अभी फिक्स नहीं बता सकते ये, लेकिन ये संभावना है जो आने वाला 2021 का जो सेशन है तब तक ये लागू हो सकती है। वैसे भी कैबिनेट की ने इस जो ड्राफ्ट जो तैयार किया उन्होंने ये पास कर दिया। आने वाले कुछ ही दिनों में ये लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा, फिर उसके माध्यम से हम आपको आगे बता देंगे कि आगे क्या प्रोसीजर होने वाला है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जोर सिंह जी। और दर्शकों, आपने अभी तक पूरे वीडियो को देखा होगा, तो इसके अंदर आपने नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, बदलाव हुए हैं, उन सबको अच्छे से समझा है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, हम उसके बारे में और वापस सेपरेट वीडियो बना देंगे। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।